बीबीसी दुनिया में आज देखिए, क्या इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग रोक पाएंगे पश्चिमी देश? इजराइल और हिजबुल्लाह में जारी घमासान के बीच लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में बड़े धमाके की खबर। इजरायली सेना यहां कर रही है हवाई हमले। हिजबुल्लाह के करीबी सूत्र ने बताया, इस हथियारबंद संगठन के एक कमांडर को बनाया गया निशाना। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सैनिकों से कहा, पूरी ताकत से जारी रखे हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश कर रहे 21 दिन का संघर्ष विराम कराने की कोशिश, मगर जंग रोकने के इस प्रस्ताव पर अब तक साफ नहीं हुआ दोनों पक्षों का रुख। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। जानेंगे इजराइल और लेबनान दोनों जगह कैसे असर डाल रही है जंग, लेकिन पहले हेडलाइंस। We stand with Ukraine. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया यूक्रेन को $8 अरब की भारी भरकम मदद जारी करने का ऐलान। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले, परमाणु हथियारों से लैस देश की मदद लेने वाले किसी मुल्क ने रूस पर किया हमला तो परमाणु हथियारों से ही जवाब देने पर किया जाएगा विचार। जानेंगे क्या है पुतिन की इस घोषणा के मायने। गृहयुद्ध में उलझे अफ्रीकी देश सूडान में तेजी से बिगड़ रहे हैं हालात। देश की सेना ने पैरामिलिट्री RSF के खिलाफ छेड़ा बड़ा अभियान। राजधानी खार्तूम से आ रही है भारी बमबारी और भीषण झड़पों की खबरें। लेबनान में मौजूद हथियारबंद समूह हिजबुल्लाह को काफी ताकतवर माना जाता है क्योंकि इसे ईरान से मदद मिलती है। इसके पास कई देशों की सेनाओं से भी ज्यादा सैनिक और हथियार हैं। ऐसे में आशंका है कि इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग से न सिर्फ लेबनान और इजराइल में तबाही मचेगी, बल्कि इसकी चपेट में पूरा मध्य पूर्व आ सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह को इराक और सीरिया में मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया और यमन के हूती विद्रोहियों का भी साथ मिल सकता है। इसीलिए अमेरिका समेत कई देश चाह रहे हैं कि संघर्ष की चिंगारी अभी ही बुझा दी जाए। क्या ये आसान है? बात कवर स्टोरी में। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के दरमियान यहां एक और अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तुरंत 21 दिनों की युद्ध विराम कराने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को पूरी ताकत के साथ लड़ते रहने के निर्देश दिए हैं। नेतन्याहू का कहना है कि उन्होंने अब तक 21 दिनों की युद्ध विराम वाले प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया है। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज पहले ही युद्ध विराम की योजना को खारिज कर चुके हैं और उनका कहना है कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। दूसरी ओर ईरान समर्थित हथियारबंद समूह हिजबुल्लाह ने भी इस प्रस्ताव पर अब तक कुछ नहीं कहा है। हालांकि लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने कहा है कि वो इस प्रस्ताव का सैद्धांतिक रूप से स्वागत करते हैं। और यह सब ऐसे वक्त हो रहा है जब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो चुके हैं। दुनिया भर के नेता संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर रहे हैं और कईयों के भाषण में मध्य पूर्व को लेकर फिक्र नजर आई है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी मध्य पूर्व के ताजा हालात पर चिंता जाहिर की थी। इस बीच उत्तरी इजराइल और लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह और इजरायली रक्षा बलों के बीच गोलीबारी जारी है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने बीती रात हिजबुल्लाह के 75 ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें हथियार डिपो, रॉकेट लॉन्चर और सैन्य कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होने वाली इमारतें शामिल हैं। सेना का कहना है कि ये हमले सीरियाई सीमा के करीब बेक्का और दक्षिणी लेबनान में किए गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजरायली हमलों में सोमवार से अब तक 600 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 5 लाख से अधिक लोगों के विस्थापित होने का भी अनुमान है। और 21 दिनों के संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर इजराइल और हिजबुल्लाह के राजी होने की कितनी संभावनाएं हैं, जानकारी दे रहे हैं बीबीसी के सुरक्षा संवाददाता फ्रैंक गार्डनर। पिछले कुछ दिनों से हिजबुल्लाह ने अपने कई लड़ाकों को खोया है। वो कमजोर हुआ है और उसका कहना है कि वो हमले तब तक नहीं रोकेगा जब तक गजा में युद्ध विराम नहीं हो जाता। 11 महीने की बातचीत के बावजूद गजा में युद्ध विराम नहीं हुआ है। ऐसे में अगर इस्राइल और हिजबुल्लाह 21 दिनों तक जंग रोकने के लिए तैयार हो भी जाएं, तब भी संभावना कम ही है कि गजा में भी संघर्ष विराम हो पाएगा। अगर संघर्ष विराम नहीं हुआ और हिजबुल्लाह ने हार नहीं मानी तो इसराइल को उसे दक्षिणी लेबनान से दूर रखने के लिए वहां खुद मौजूद रहना होगा, यानी एक तरह से कब्जा करना होगा। फिर गजा के साथ दक्षिणी लेबनान और वेस्ट बैंक भी इसराइल के कब्जे में होगा। और दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले जारी हैं। अब से कुछ देर पहले बेरूत के दक्षिणी इलाके में फिर से इजरायली हवाई हमले हुए हैं। लेबनान के दक्षिण में भी संघर्ष जारी है। बीबीसी संवाददाता ओरला ग्वेरेन इजराइल के साथ लगते टायर शहर पहुंची और देखा वहां किस तरह के हालात हैं। जंग लेबनान के दक्षिणी शहर टायर के और करीब आती जा रही है। इस्राइल का कहना है कि वो हिजबुल्लाह से जुड़ी जगहों पर हमले कर रहा है। हमने एक के बाद एक हमले देखे।
Well, there's just been more incoming Israeli fire. अभी अभी इजरायली हमला हुआ और अब वहाँ धुआं उठ रहा है। हम नहीं बता सकते कि निशाने पर क्या था, मगर ये रिहायशी इलाका है और यहाँ इमारतें हैं। हिजबुल्ला भी यहाँ से जवाबी हमले कर रहा है। यहाँ दक्षिणी लेबनान में ये सब अब आम हो गया है। And this is now a familiar routine in southern Lebanon. बीती रात ये लोग फिक्र में रहे कि कहीं अगला हमला उन पर ना हो जाए। ये टायर में सरकार की सिविल डिफेंस टीम के सदस्य हैं और इन्हें अभी अभी इसराइल की ओर से फोन आया है कि अपने स्टेशन को खाली कर दो। कहा गया कि पास ही हिजबुल्ला को निशाना बनाया जाना है। इस स्टेशन के चीफ को त्रासदी भरे इतिहास के दोहराए जाने का डर है। स्टेशन चीफ अली साफलदीन बताते हैं कि 2006 में हुई जंग में स्टेशन पर हुए इस्राएली हमले में उनकी बेटी मारी गई थी। वो कहते हैं, मैं तो उसे सुरक्षित रखने के लिए वहाँ ले गया था। मेरी पत्नी बुरी तरह जख्मी हुई थी और आज भी तकलीफ में है। मैं नहीं चाहता कि अपने लोगों को उसी तरह खो दूं। इन लोगों को अभी से हवाई हमलों से बने हालात को संभालने में जूझना पड़ रहा है। वो कहते हैं कि अब उन्हें सड़क पर रहते हुए ही लोगों की जान बचानी होगी। और अभी अभी इजरायली सेना ने दक्षिणी बेरूत में किए हवाई हमले में हिजबुल्ला की ड्रोन यूनिट के चीफ मोहम्मद सरूर को मारने का दावा किया है। इजराइल ने अपने ऊपर हुए हवाई हमलों के लिए सरूर को जिम्मेदार बताया था। उधर सीमा के उस पार इजरायली सेना कैसे तैयारी कर रही है, देखिए उत्तरी इजराइल से बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स की रिपोर्ट। इजरायली सेना के प्रमुख उत्तरी सीमा पर तैनात सैनिकों से मिले और उनसे कहा कि लेबनान के अंदर जाकर जंग लड़ने के लिए तैयार रहें। हम घात लगाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी आपके कदम दुश्मन के इलाके में दाखिल होंगे, उन गांवों में जाएंगे जिन्हें हिजबुल्ला ने बड़ी सैन्य चौकियों के तौर पर तैयार किया हुआ है। टैंक उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं और रिजर्व सैनिकों को बुलाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि तुरंत ही कोई कदम उठाया जाएगा। अभी तो धमकियां ही ज्यादा दिख रही हैं, मगर मकसद साफ है। 1 साल पहले सीमाई इलाकों से हटाए गए नागरिकों को फिर से यहाँ लाना है। किरियत शमोना जैसी जगहें अब लगभग खाली हैं। यहाँ बीते साल अक्टूबर से हजारों रॉकेट गिरे हैं। यहाँ अब भी बसें चल रही हैं, मगर उनमें नाम मात्र की यात्री होते हैं। आमतौर पर इस कस्बे में 24,000 लोग रहते हैं, मगर यहाँ अभी सिर्फ 3,000 हैं। ज्यादातर हिस्से उजड़ चुके हैं। लेबनान यहाँ से चंद किलोमीटर दूर है और बीते 12 महीनों में जो कुछ हुआ है उसके बाद लोगों को फिर से यहाँ लौटाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। सेना का कहना है कि यहाँ 800 इमारतें तबाह हुई हैं, जिनमें से ज्यादातर लोगों के मकान थे। सेना हर वो कदम उठाने के लिए भी तैयार है जिससे लेबनान में घुसकर अभियान चलाने की नौबत न आए। ये ऐसी प्रक्रिया होने वाली है जिसमें हिजबुल्ला को हार माननी होगी। लोग यहाँ तभी वापसी कर पाएंगे जब हिजबुल्ला उनके आसपास न हो, ऐसी जगह पर न हो जहाँ वो इन्हें निशाना बना सके। जब हम किरियत शमोना से जाने की तैयारी कर रहे थे तो पता चला कि हिजबुल्ला अब भी कितना बड़ा खतरा बना हुआ है। इसराइल का एयर डिफेंस काफी मजबूत है, फिर भी रॉकेट हमलों का सिलसिला जारी है। और बीती रात एक और दिशा में खतरा उभरा। इराक में मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया ने इसराइल के दक्षिणी शहर एलात में ड्रोन अटैक करने का दावा किया है। जब तक गजा में युद्ध विराम नहीं होता, लगता है तब तक ये सब चलता रहेगा। और आगे दिखाएंगे तितलियों पर कहां और क्यों मंडराने लगा है बड़ा संकट। और बात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की। ज़ेलेंस्की अमेरिका दौरे पर हैं और आज उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से होनी है। इस मुलाकात से पहले अमेरिका ने यूक्रेन को 37 करोड़ 50 लाख डॉलर की अतिरिक्त सैन्य सहायता देने और सटीक हमले करने वाले रॉकेट लॉन्चर्स मुहैया कराने की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि इन्हें जल्द से जल्द यूक्रेन को दे दिया जाएगा। हालांकि ज़ेलेंस्की बीते कई महीनों से मांग कर रहे हैं कि उन्हें पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से रूस के अंदर सैन्य ठिकानों पर हमले करने की इजाजत दे दी जाए। वहीं दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगर रूस पर हमला होता है तो वो अपने बचाव में परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। देश में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक बैठक में बोलते हुए रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर कोई ऐसा देश हमला करता है जिसके पास वैसे तो परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन कोई परमाणु शक्ति वाला देश उसकी मदद कर रहा हो, तो इसे लेकर उन दोनों का मिलकर किया गया हमला माना जाएगा।
агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте. और इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए सुझाव दिया था कि युद्ध खत्म करने की उनकी योजना ही स्थायी शांति लाने का एकमात्र तरीका होगा। I want peace for my people, real peace and just peace. And I am asking for your support from all nations of the world. We do not divide the world. I ask the same of you, do not divide the world. Be united nations. And that will bring us peace. ज़ेलेंस्की के इस बयान के बाद पुतिन ने परमाणु हथियारों को लेकर जो बात कही उसके क्या मायने हैं, बता रही हैं बीबीसी संवाददाता जेसिका पार्कर। मुझे लगता है कि यूक्रेन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक इसे एक खोखली धमकी कहेंगे, लेकिन पुतिन का ये बयान ज़ेलेंस्की के उस भाषण के बाद आया है जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिया। अपने संबोधन में ज़ेलेंस्की ने चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि रूस यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को पावर ग्रिड से काटने के लिए उन पर हमले की योजना बना रहा है। पूरी जंग के दौरान यूक्रेन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर रूसी हमलों के निशाने पर रहा है। Attacks by Russia on Ukraine's energy grid throughout this war. और ब्रिटेन में बटरफ्लाई इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं, ये कहा है वन्य जीवों के लिए काम करने वाली एक संस्था ने। मगर इसकी वजह क्या है, देखिए बीबीसी के पर्यावरण संवाददाता जोना फिशर की रिपोर्ट। Well, this whole farm. हाँ, ये पूरा खेत, अगर आप किसान हैं तो ये आपके लिए मुसीबत है, मगर आप अगर तितली होते तो ये झाड़ियाँ आपके लिए पूरे रेस्तरां की तरह होती। रिचर्ड ग्रे ने अपने पूरे खेत को तितलियों के नाम कर दिया है। मुझे रंगों से प्यार है और इस बात से भी कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। Absolutely crawling with. It just isn't like that anymore. अब बात पहले जैसी नहीं रही। इस साल अगर दर्जन भर तितलियां भी दिखें तो समझो किस्मत अच्छी है, सब वीरान है। जो रिचर्ड कह रहे हैं उसकी पुष्टि बटरफ्लाई कंजर्वेशन के सर्वे में भी होती है। इसमें पता चला है कि तितलियों की संख्या कम हुई है। That's a male red admiral. तितलियों की कुछ किस्में बीते साल के मुकाबले आधी रह गई हैं, There's a comma. तो कुछ की संख्या 80% से भी कम हो गई है। Is it pesticides? कीटनाशकों की वजह से ये सब खत्म हो रहे हैं। मौसम की मार भी पड़ रही है। इस बार एक तो ठंड सामान्य से ज्यादा तक रही और फिर बेमौसम बारिश भी होती रही। The wet weather certainly played its part. बारिश वाले मौसम ने इस साल काफी असर डाला है, लेकिन साल दर साल वैसे भी तितलियों की संख्या में कमी आती जा रही है। There are multiple factors behind this. I think it's fair to say. इसकी कई वजहें हैं। प्रदूषण का भी असर हो रहा है और कीटनाशकों के इस्तेमाल की वजह से भी दिक्कत है। चाहे आप इन्हें किसी भी कीड़े के लिए इस्तेमाल करें, असर सब पर पड़ता है। तितलियों पर भी, इनके रहने की जगह पर भी असर पड़ रहा है। वाइल्ड लाइफ पर असर हो रहा है। सरकार का कहना है कि वो खतरनाक कीटनाशकों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा रही है, लेकिन ये काफी नहीं है। तितलियों को बचाने के लिए जरूरत है कि हम उनकी कद्र करें और पर्यावरण को भी बचाएं। और परमाणु हमले से बचने के लिए बने एक बंकर में छुट्टियां मना पाएंगे लोग। जी हाँ, इंग्लैंड के उत्तर में जमीन से 14 फुट नीचे एक बंकर बनाया गया, जिसके अंदर बिस्तर है, सामान रखने की जगह है, भट्टी भी है। इसे न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए बनाया गया था और अब इसकी नीलामी कर दी गई है। और अब आपके सामने पेश है दुनिया का दूसरा सबसे छोटा हिरन, जिसका जन्म हुआ है वर्साव के एक जू में। अब जू के कर्मचारियों ने लोगों से पूछा है कि इसका नाम क्या रखें। छोटे हिरन की ये प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ हम कल रात 10 बजे फिर हाजिर होंगे। बीबीसी हिंदी की वेबसाइट, ऐप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर लाइव।